मतलब आप मुझे बताइए, मेरा एमएलए मेरी बात ही नहीं करता। लुथरा एकेडमी स्कूल के सामने शराब की दुकान खुलती है, गुरुद्वारे के सामने शराब की दुकान खुलती है, मंदिरों के सामने शराब की दुकानें खुल रही हैं, तो बात क्यों नहीं होगी? आप भारतीय जनता पार्टी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इट इज राइटिंग ऑन द वॉल कि टेसिट कोई ना कोई इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग जो है वो चाहिए। हमारी माओं की भी, बहनों की भी और बच्चों को भी साथ होके पुलिस ने वो शराब की दुकानों के लिए तमाशा हुआ। मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्फिक हूँ, ये एक बिल्कुल फिक्स मैच। कभी आपने सुना ये 28 एमएलए कोई शराब के खिलाफ बात करे? पूरा जम्मू जानता है कि आधे से ज़्यादा एमएलए जो हैं इनके स्टोन क्रशर हैं, और ये भी लोगों को पता है कि कईयों के स्टोन क्रशर जो है वो सरकारी ज़मीनों पे है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन पूरे जम्मू को पता है। पिटाई की हमारी माओं की भी, बहनों की भी और बच्चों को भी साथ होके पुलिस ने वो शराब की दुकानें की। आपने सुना ये 28 एमएलए कोई शराब के खिलाफ बात करते? देखिए, चाहे आपको बुरी लगे बात या सही लगे, आज देखिए जम्मू में 28 एमएलए की बात नहीं हो रही है, लेकिन जो चिनाब वैली से एक एमएलए आया हुआ है, चाहे आप उसको जो मर्जी कहें, जम्मू के लोग 80% कमेंट्स जो हैं उस एमएलए के फेवर में। किस तरफ जाएगा जम्मू? फिर जैसा आपने कहा लद्दाख में भी ऐसा नहीं हुआ है, तो कश्मीर में भी सच ऐसे इतने डोमिसाइल नहीं गए होंगे या नहीं गए, वो जब आप कह रहे हैं मैं डाटा लेके आऊंगा तो फिर पता चलेगा। लोगों ने चुना 28 लोगों को, तो वो उनकी बात नहीं रख रहे, तो आने वाले वक्त में हमारा यूथ किस ओर जाएगा? हमारा यूथ जाएगा चिट्टे की तरफ। जा भी रहा है, जा भी रहा है। आपने देखा परसों जम्मू में लिंक रोड में क्या हुआ? एक लड़का जो है हॉस्पिटल में, जो हमने सुनने में आया, जो एडमिट था, हॉस्पिटल से वो भागा और यहाँ लिंक रोड में आके उसने किसी हमारी माता या बहन के कान से बालियां खींची, और इंसिडेंटली वो मोटरसाइकिल पे भागना चाहता था, किक नहीं बजी उससे, तो उसी असना में उसको दबोच लिया गया। आपने देखा कि लोगों ने उसको शरेआम बाजार में उसकी परेड की, उसका सर मुंडवा दिया, ठीक है, ये तो चलो वो पकड़ा गया, ठीक है, लेकिन इस किस्म के इंसिडेंट्स, चेन स्नैचिंग, गोल्ड स्नैचिंग बड़ी रेयर होती थी हमारे जम्मू में, अब आम हो गई है। वो इसलिए आम हो गई है क्योंकि चिट्टे का नशा बड़ा महंगा नशा है ख्वाजा साहब, तो अल्टीमेटली घरों के बर्तन भी बिक रहे हैं। जम्मू शहर, जिसको हम मंदिरों का शहर कहते हैं, 350 तो शराब की दुकानें खोल दी इन्होंने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, और हमारी माओ बहनों ने सड़कों पे आए, लेकिन पुलिस ने पिटाई की हमारी माओं की भी, बहनों की भी और बच्चों को भी साथ होके पुलिस ने वो शराब की दुकानें खुलवाई। क्यों? क्योंकि वो जो कंट्रैक्टर्स हैं जिनकी ये दुकानें हैं, वो खरबपति अरबपति लोग हैं, उनके पास इतना सरमाया है ख्वाजा साहब, ना आप सोच सकते हैं ना मैं सोच सकता हूँ, तो वो पैसा बांटते हैं, ये पैसा ऊपर से लेकर नीचे तक चलता है। सियासी सोच की तब्दीली है। बिल्कुल, डेफिनेटली। आप देखिए, मेरी कभी आपने सुना ये 28 एमएलए कोई शराब के खिलाफ बात करता है? आप देखिए, चाहे आपको बुरी लगे बात या सही लगे, आज देखिए जम्मू में 28 एमएलए की बात नहीं हो रही है, लेकिन जो चिनाब वैली से एक एमएलए आया हुआ है, चाहे आप उसको जो मर्जी कहें, जम्मू के लोग 80% कमेंट्स जो हैं उस एमएलए के फेवर में लिख रहे हैं। जम्मू के लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नशाखोरी के खिलाफ बात कर रहा है, वो शराब की शॉप्स के खिलाफ बात कर रहा है। उसने बिल्कुल ये जो बजट सेशन चला, उसने खुल के बैटिंग की फ्रंट फुट के ऊपर, जिस तरह मोदी जी कहते हैं ना, मैं अकेला भारी सब पे, वो तो पूरे सेशन में भारी था इनके ऊपर, 28 के 28। इनके पास तो बात करने को नहीं है। मतलब आप मुझे बताइए, मेरा एमएलए मेरी बात ही नहीं करता। लुथरा एकेडमी स्कूल के सामने शराब की दुकान खुलती है, गुरुद्वारे के सामने शराब की दुकान खुलती है, मंदिरों के सामने शराब की दुकानें खुल रही हैं, तो बात क्यों नहीं होगी? आप मुझे एक चीज बताइए। और ये बात किसके ऊपर करेंगे? बस मैंने आपको एक ही चीज कही है, इनको एक ही जॉब असाइंड है, बस किस तरीके से ये कहना कि हिंदू सेफ नहीं है, हिंदू की और मुसलमान की लड़ाई कैसे लगवानी है, ये इनको ये जॉब असाइंड है। उनकी तरफ से एमएलए के लिए ये भी कहा गया है कि ये सब चोर हैं, पब्लिक ने चुना हुआ है, पब्लिक का मैंडेट है, क्या ये दुरुस्त है? दूसरी बात, गधे का भी जिक्र किया गया कि ये सारे गधे हैं, उसका रिएक्शन भी आया, शायद उन्होंने एडमिट भी किया, तो किस तरह से? अब मेरी एक चीज बताइए, पूरा जम्मू जानता है कि आधे से ज्यादा एमएलए जो हैं इनके स्टोन क्रशर हैं,
और ये भी लोगों को पता है कि कईयों के स्टोन क्रशर जो है वो सरकारी ज़मीनों पे है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन पूरे जम्मू को पता है। आप मुझे बताइए, इसी जमात के लोग जो हैं, आपके सामने उन्होंने करोड़ों रुपए का जेके बैंक से लोन लिया। एक हाइडल प्रोजेक्ट लगाना था हिमाचल में, 29 करोड़ रुपया असल था। लिंक रोड ब्रांच जम्मू कश्मीर बैंक की, सूद समेत वो 55 करोड़ हो गया। अकाउंट एनपीए हो गया। और आपको पता है कितने में सेटलमेंट की जेके बैंक के साथ? 19 करोड़ रुपए में। 55 करोड़ सेटल हुआ 19 करोड़ रुपए में। और आप ये जो लोग डिफॉल्टर हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग एमपी भी है, आप उनके जरा जो जायदाद हैं, वो उनके सर्टिफिकेट जो उन्होंने नॉमिनेशन फार्म भरा, पिछला एफिडेविट, आईआईटी जगटी के सामने देखिए क्या क्या बड़े हॉस्टल और बिल्डिंग उन्होंने खड़ी की है। एक तरफ से डिफॉल्टर है, लेकिन जम्मू में 6-6 जगहों के ऊपर प्राइम कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं इन लोगों के पास। ठीक है, जम्मू के लोग सवाल पूछ रहे हैं इन लोगों से। आप जम्मू के लोग आज इनसे पूछ रहे हैं कि भैया प्रोजेक्ट तो आप लगा नहीं सके हिमाचल में 3 मेगावाट का, लेकिन आपकी टाल कोठियां खड़ी हैं पंचग्राई, नगरोटा में और साथ में जगटी में। कहाँ कहाँ नहीं, आप मुझे बताइए। और फिर उसके बाद असेंबली में इनको लोगों के मुद्दे उठाने चाहिए थे, मेरे इन भाइयों को। एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाह रहा हूँ आपसे। असेंबली के लास्ट के जो आखिरी 3 दिन थे, ये बहुत जरूरी और अहम थे। अब बात अटक गई वक्फ बिल पे, हम इस पे बात करते हैं, फिर इसको भी कंटिन्यू करेंगे। वक्फ बिल के लिए जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डिबेट करना चाही, तो स्पीकर साहब ने मना कर दिया कि मसला जो है ये सब जुडिस है, इसमें हम बात नहीं कर सकते। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी रिएक्शन आया कि नया इसकी बात ही नहीं होनी चाहिए। अगर वहां बात हो जाती तो ये 2 दिन जो बचते थे, शायद पब्लिक के मसाइल जो हैं वो डिस्कस हो जाते वहां। तो आप क्या समझते हैं कि क्या यहाँ सरकार की और हिज़्ब इख्तलाफ की कोई मैच फिक्सिंग था, या लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, या क्या मकसद क्या था इस चीज़ का? ख्वाहिश साहब, बिल्कुल अवामी मसाइल से लोगों की अटेंशन हटाने के लिए असेंबली में ये तमाशा हुआ। मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्फिक हूँ, ये एक बिल्कुल फिक्स मैच था। और सबसे बड़ी बात, आप देखिए स्पीकर किस जमात के हैं। स्पीकर साहब जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कदावर लीडर हैं। आप देखिए पार्लियामेंट में क्या कंडक्ट है ओम बिरला जी का। बिल्कुल जिस पार्टी से हैं वो उस पार्टी की बात, मजाल है उस लाइन के ऊपर हटेंगे। अगर एनसी डिस्कशन करना चाहती थी, लेकिन राठौर साहब ने बड़ी हाई मॉरल ग्राउंड ली। वो कहते नहीं है जी, ये सब जुडिस मैटर है। कहने की ये बात है कि बड़े प्यार से डिस्कशन को अवॉइड किया गया। होना क्या था, डिस्कशन के बाद एक रेजोल्यूशन ही पास होना था, ठीक है, लेकिन नहीं होने दिया, उसको विफल कर दिया गया। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इट इज़ राइटिंग ऑन दी वॉल कि टेसिट कोई ना कोई इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग जो है वो चल रही है। लेकिन आज तो उमर साहब कह रहे हैं कि ये बिल लाना मुसलमानों पे हमला है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी को तो एड्रेस करना होता है, ठीक है ना। आखिर वोट लिए हैं ना मुसलमानों के। मैं तो खुल के बात करता हूँ। उमर साहब की भी ये अच्छी बात है कि वो भी कोशिश करते हैं कि उनका एतमाद जो है वो लगे कि हाँ जी, जिस तरह से उनकी पर्सनैलिटी है वो ये बातें कर देते हैं। लेकिन जो कहते हैं ना, जो जिस तरह कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। तो ये जो इश्क चल रहा है ना अंदर से अंदरूनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का और भारतीय जनता पार्टी, उसकी खुशबू आपको ट्यूलिप गार्डन से आप शुरू करें। मजे की बात है, मैं यही पूछने वाला था। हाउस चल रहा है, तो जो माइनॉरिटी के वजीर हैं जी, किरण रिजिजू साहब, जिन्होंने बिल को इंट्रोड्यूस कराया हाउस में, तो इधर बहस चल रही है, इधर असेंबली नहीं चल रही है, तो उधर आप फोटो खिंचवा रहे हैं। और आपका क्या हाउस के अंदर होना लाजमी नहीं था? इस चीज को किस तरह से देख? ऐसा मेरी बात सुनिए, ये कह देना कि ये एक चांस मीटिंग थी, एटलीस्ट मैं शेख शकील बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। बाकी अवाम मान ले कंजम्पशन के लिए। देखिए, जब भी आप किसी मकाम पे एज ए चीफ मिनिस्टर जाएंगे, आपको मालूम होता है, सीआईडी इनपुट आ जाता है कि हाँ जी,
लाइन क्लियर है, रोड क्लियर है, वहाँ पे क्या है, कौन खेल रहा है, कौन नहीं है। तो मुझे तो यकीन नहीं होता, बाकी मुझे अदब है, एहतराम है उमर साहब का। तो एटलीस्ट ऐसा नहीं हो सकता कि उमर साहब को या उनकी टीम को या उनकी सिक्योरिटी को या उनकी सीआईडी को ये मालूम नहीं था कि वहाँ पे ऑलरेडी किरण रिजिजू जी हैं, वो हैं, तो इनको जाना चाहिए था, उनसे मिलना चाहिए था। बाकी जो अपने पर्सनल रिलेशंस होते हैं ना, तो मैं भी उसकी कदर करता हूँ। अब मेरे भी बीजेपी आरएसएस में मेरे भी दोस्त हैं, मेरे एनसी में भी हैं, अल्लाह के फजल से सभी लोग इज्जत करते हैं। तो अपने इंडिविजुअल जो हमारे रिश्ते हैं, ठीक है, लेकिन जो अभी माहौल बना हुआ था और इस तरह एक पब्लिक प्लेस के ऊपर मीडिया के सामने आपका सामने आना, मिलना जुलना, उससे बड़े कंफ्यूजिंग सिग्नल्स जो हैं वो जाते हैं। लेकिन मैं एक बात पे बिल्कुल मेरी अपनी एक परसेप्शन है, मेरी अपनी एक सोच है कि कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। जो जिस तरीके से डॉक्टर फारूक के बयान आ रहे हैं कि हम दिल्ली के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं ले सकते, लेकिन जब डॉक्टर फारूक अपनी बिल्कुल नौजवानी में थे, तो ये वही हिंदुस्तान में वाहिद चीफ मिनिस्टर थे जो सेंटर के साथ कन्फ्रंटेशन लेते थे। लेकिन आज यही फारूक अब्दुल्ला साहब हैं जो कहते हैं नहीं, हमें दिल्ली के साथ ताल्लुकात साजगार रखने हैं, और क्योंकि हमने स्टेटहुड भी लेनी है तो वो दिल्ली ने देनी है। तो इससे यही लगता है कि जितना मजबूत मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला हुआ है, वो इस मैंडेट को ज़ाया नहीं होने देना चाहते, ना ही वो कोई एक्सट्रीम स्टेप लेने के लिए तैयार है। हालांकि जब एलजी साहब ने आज थोड़े दिनों पहले 46 ट्रांसफरें की हैं जेकेएस ऑफिसर्स की, तो एक उच्च स्तरीय जिसे कहते हैं, इन्होंने एक मीटिंग भी की नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने अलाइज के साथ। तो यहाँ तक लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा कि शायद उमर साहब रिज़ाइन कर दें। तो बस उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास की कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, या बड़े प्यार से इस सिचुएशन को उन्होंने हैंडल किया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगा ख्वाजा साहब, कि अगर स्टेटहुड डिले होती गई तो उमर साहब पे प्रेशर बढ़ेगा, इनको कोई ना कोई कॉल जो है इनको लेनी पड़ेगी।